डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में, जो कि पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। देखिए, सिटीजनशिप जो है आपकी वो दो तरह से गवर्न होती है। किसी भी देश की पॉपुलेशन को कैसे देखा जाता है? पॉपुलेशन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं आपके सिटीजन, जो आपके देश के सिटीजन हैं, और एक आपके होते हैं एलियंस, यानी कि जो किसी फॉरेन कंट्री से आते हैं। एलियंस दो तरह के होते हैं, एक आपके फ्रेंडली होते हैं यानी जिन देश के साथ आपके मैत्री संबंध है, और एक आपके एनिमी एलियंस होते हैं जिनसे आपका, जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया। तो उसी तरह से इनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। अब सिटीजन कौन होंगे? देखिए, सिटीजन होने से क्या होता है? सिटीजन जो है आपके जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं सभी को एंजॉय करते हैं। ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दे हैव अ राइट टू वोट, दे हैव अ राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। और स्पेशली जो आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि जिन ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओनली टू सिटीजन्स। जैसे आपका आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सबके लिए है, चाहे वो फॉरेन से बंदा आया हुआ बंदा हो, कोई आपका इंडिया का सिटीजन हो। लेकिन जो ये आर्टिकल हैं स्पेसिफिकली आपके सिटीजन्स को ही अवेलेबल होंगे। अब सिटीजनशिप दो तरह से गवर्न होती है। तो सिटीजनशिप है ये दो तरह से डिसाइड होगी। कैसे कैसे होगी? एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक डिसाइड करता है। पर यह बात करता है कि 26 जनवरी 1950 तक या इस डेट को कौन सिटीजन होगा। अब इसके बाद का डिसीजन कौन देगा? इसके बाद के लिए बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट। पहला सिटीजनशिप एक्ट बना 1955 में, जिसे बहुत बार अमेंड किया, अभी रिसेंट 2019 में भी अमेंड हुआ था। अब ये बात करता है कि सिर्फ कौन सिटीजन है और कौन नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट बात करता है एक्विजिशन की और टर्मिनेशन की, भी बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। इस तरह से आप सिटीजनशिप एक्ट के तहत सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। अभी हम पहले आर्टिकल 5 को देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप जो स्लाइड्स में आपको दिख रहा है ये मैंने टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लैंग्वेज लिखी है, लेकिन इस लैंग्वेज में आप कुछ देखेंगे तो कुछ वर्ड्स जो हैं बोल्ड हैं। इन बोल्ड वर्ड्स ही आपके कीवर्ड्स हैं। अपने नोट्स आप इसी से बना सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये बोल्ड वर्ड्स याद कर लिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपको पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक 5 to 8 जो है ये डील करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, कि भाई जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ये उसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन हु बिकम द सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950, 5 to 8। अब 5 क्या है? वो डोमिसाइल बेस्ड बात करता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट मीन्स 26 जनवरी 1950, एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, डोमिसाइल क्या होता है? एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हालांकि मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स को उसके बारे में पता होगा कि रेजिडेंस और डोमिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डोमिसाइल होता है आपका परमानेंट होम, जहाँ पे आपका परमानेंट होम है वो आपका डोमिसाइल होता है। रेजिडेंस के जैसे आपने देखा हो कई बार, आप जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, यानी कि जहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डेंस, जहाँ टेम्परेरी रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस। तो जो आपका टेम्परेरी है, प्लेस वेयर यू लिव फॉर अ टाइम, दैट विल बी योर रेजिडेंस, एंड डोमिसाइल वेयर द योर परमानेंट होम इज देयर। तो ये कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस वक्त जिस व्यक्ति के पास डोमिसाइल था, और डोमिसाइल के अलावा क्या था, हु वाज बॉर्न, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया।
पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम दोस्तों को ये चीज़ पता होगी शायद, कि जो यहाँ पे इंडिया की बात की गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था 1935 का, ये उस इंडिया की बात कर रहा है, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा है। हु हैज़ ऑर्डरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि अराउंड 1945, 25 जनवरी 1945, एक तरह से आप पहले 5 साल ले सकते हो, तब से जो इंडिया में रह रहा है हम उसको इंडियन सिटीजन मान लेंगे। ये आपका आर्टिकल 5 कहता है, यानी कि डोमिसाइल बेस्ड। अभी नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 यहाँ पे क्या कहता है कि द पर्सन हु आर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। भाई यहाँ पे क्या है कि जो माइग्रेट हो गए इंडिया में पाकिस्तान से, यहाँ कहता है कि आर्टिकल 5 को छोड़ दो, अब कोई भी व्यक्ति हु हैज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, देखिए सिर्फ कीवर्ड पे जाइए आप, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, शैल बी डीम्ड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़, ये इफ़ जो है कंडीशन बताता है यहाँ पे, इफ़ जो है ना आपका ये कंडीशन बताता है। क्या कंडीशन बताता है कि ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो उसके माता पिता दादा दादी, वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि ये उसी इंडिया की बात कर रहा है भाई, अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत में जो जहाँ पैदा हुआ था डिवीज़न होने से पहले, और वो अगर जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से वो इंडिया वाले हिस्से में आ गए तो उनको हम सिटीजन मान लेंगे। अब आर्टिकल 6 आगे क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 6 में कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या आ गई कि पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, प्लस उसके साथ क्या चाहिए, आइदर ही हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती है 19 जुलाई 1948। अब 19 जुलाई 1948 आपको याद रखना, जो इससे पहले माइग्रेट हो गए उनको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे, उनके लिए हमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया में माइग्रेट हो गया पाकिस्तान से, दोज विल बी द ऑर्डिनरी रेजिडेंट सिंस देन। आपको कुछ नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देना, बस आप इस डेट से पहले इंडिया आ गए, यहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं, आप इंडियन सिटीजन हो गए। लेकिन जो इस डेट को या इसके बाद माइग्रेट हुआ है तो वो रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उन्हें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऑन एन एप्लीकेशन। देखिएगा आप बोल्ड वर्ड्स को ही पकड़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। दे शुड बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर रेजिडेंट ऑफ 6 मंथ। ये बात आप लिख लीजिए, क्योंकि प्रोवाइजो क्या कहता है कि वो एप्लीकेशन देने से पहले 6 मंथ उसको यहाँ रहना पड़ेगा, प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। यानी कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको मिनिमम 6 मंथ तक इंडिया में रहना है, और भैया उसके बाद वो एप्लीकेशन देंगे अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, एंड देन दे विल बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ गए इस बात को? और अगर उससे पहले आ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अभी चलते हैं आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। हुआ क्या था कि जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। अब वहाँ जाकर उन्हें फील हुआ, भाई वो मैं तो कहूँगा कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार और आपके दूरदर्शिता वाले लोग थे, उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान रहने लायक नहीं है। हम आ तो गए हैं यहाँ पे, पर ये रहने लायक नहीं है। तो जो भी 1 मार्च 1947, एक डेट और आ गई यहाँ पे, 1 मार्च 1947 को जो माइग्रेट हुए फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, मुझे इंडिया से पाकिस्तान चले गए आफ्टर 1 मार्च 1947, तो वो क्या है, हम उन्हें सिटीजन नहीं मानेंगे, सेल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई पाकिस्तान चले गए, आप वहाँ के सिटीजन हो गए हैं, लेकिन एक प्रोवाइजो यहाँ दे दिया गया। ये प्रोवाइजो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है कि भी मान लीजिए कोई रीसेटलमेंट के तौर पे, परमिट फॉर रीसेटलमेंट, वो इंडिया में वापस आ गए कि पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे हम, हमें वापस जाना है। तो भाई अगर आप यहाँ आओगे तो हम आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि आपने आर्टिकल 6 में ट्रीट किया था आफ्टर दी 19 जुलाई 1948।
इसका मतलब क्या है, अगर आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए फिर आप वापस आ गए तो इन दैट कंडीशन आपको यहाँ पे 6 मंथ रहना है और फिर आपको एक एप्लीकेशन देनी है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर आपको रजिस्टर्ड सिटीजन बनाया जाएगा। यानी कि क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 आपके ऊपर लागू हो जाएगा, चाहे आप किसी भी डेट को पहले आए हो, बट हम आपको ट्रीट करेंगे ऐसे। ये आपका आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 8 कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन। अब भाई जब मान लीजिए उस वक्त आप कहीं बाहर रह रहे थे, आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे थे एट दैट टाइम, तो क्या होगा, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स, एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, यहाँ भी इंडिया 1 डिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। अगर उसके कोई भी दादाजी तो जब होंगे तब तो अनडिवाइडेड इंडिया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला इंडिया की बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ हो, हु इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो किसी दूसरे देश में रह रहा है, अब वो रजिस्टर्ड होना चाहता है इंडियन सिटीजन के तौर पे, तो वो हो सकता है बाय डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। भाई वहाँ पे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके थ्रू वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकता है। कहाँ पे, जहाँ पे वो टाइमिंग, मान लीजिए कोई यूएसए में नौकरी कर रहा है, ब्रिटेन में नौकरी कर रहा है, अब उस वक्त इंडियन सिटीजनशिप लेनी थी तो कैसे लेगा, इंडिया आने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव डिप्लोमेटिक्स हैं, कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके थ्रू आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 8 है। तो आपने देखा कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन होगा और कौन नहीं होगा, इस बारे में बात करता है। अब बात कर लेते हैं डुअल सिटीजनशिप की। भैया इंडिया जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया का पासपोर्ट भी रखो और आप ब्रिटेन या कहीं और का पासपोर्ट भी रखो, नहीं। नो डुअल सिटीजनशिप, नो, हम डुअल सिटीजनशिप को नहीं मानते हैं। अगर कोई वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, ही विल बी नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है, आर्टिकल 9 डुअल सिटीजनशिप की बात करता है और ये कहता है कि जो किसी दूसरे देश की आपने अगर ले ली तो भैया इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप चले गए ब्रिटेन, वहाँ की आपने सिटीजनशिप ले ली, आप कनाडा चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। वो हम आपको सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। फिर ये आपका 2 पासपोर्ट आप नहीं रख सकते, आर्टिकल 9 इतनी सी बात कह रहा है। आर्टिकल 10 कह रहा है कि भाई एक बार अगर आप सिटीजन बन गए ना तो भैया फिर आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, बट दीज आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट। भाई आप सिटीजन तो रहोगे, लेकिन इसके लिए जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, बहुत सीए पे आपको पता है कितना हंगामा हुआ, तो भैया कंटिन्यू तो रहेगी आपकी सिटीजनशिप, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीमो। अब भी ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आप आगे कैसे संभालें? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गिव एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट। हम सब पार्लियामेंट को देते हैं, पार्लियामेंट विल डील इट। तो जो आर्टिकल 11 है ये बात करता है कि भाई पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है, किसके लिए, सिटीजनशिप से रिगार्डिंग। और इसी के बेस पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना दिया गया। यानी कि आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आप सिटीजनशिप के लिए कानून बना लो। अब इस कानून को बहुत बार चेंज किया गया, 1957, 1985, 86, 92, 93, 2003, 2005, 2015 एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल 2019, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी पीछे लग गए थे कि गलत किया, गवर्नमेंट ने गलत किया, दैट इज़ देयर व्यूज़। तो इस तरह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना और ये बहुत बार अमेंड हुआ। क्यों अमेंड हुआ? क्योंकि देखिए इसके लिए क्या है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती गई, तो इसीलिए इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। अब सिटीजनशिप एक्ट क्या करता है, आपको क्या सिटीजनशिप देता है, कैसे देता है?
आइदर बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होता है कि मान लीजिए कल को जब पीओके हमारे पास आ जाएगा, आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो जिस दिन हम पीओके को अपने पास ले लेंगे तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो सिटीजनशिप है वो बाय इनकॉर्पोरेशन होगी, यानी कि उस हिस्से को हमने अपने मिला लिया तो वहाँ के लोगों को हम अपना सिटीजन बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका सिटीजनशिप एक्ट होगा। इसके बारे में एक फर्दर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बस यहाँ पे ग्लिम्स हम उसको लेने थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सिटीजनशिप क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप अपने सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा का लिंक भी है, आप उस पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं। ये एक प्रोत्साहन देते हैं जिससे कि हमें कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का। उस पर मल्टीपल वीडियोज़ बनेंगे, तो प्लीज़ डोंट मिस एनी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।